आज हम ट्वेल्थ क्लास का पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है शीत युद्ध का दौर। तो देखिए, आप इसके अंदर कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड समझोगे तो मैं उनको साथ में लेकर चलूँगा, आपको समझाते जाऊँगा, इसलिए आप उनको थोड़ा ध्यान से समझना। तो देखो, शीत युद्ध की मीनिंग तो आप सभी जान चुके होंगे, लेकिन इसके अंदर कुछ ऐसे भी वर्ड हैं जो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है समझने के लिए, तो हम उनको साथ में लेकर चलने की कोशिश करेंगे। तो जो हमारा पहला चैप्टर है शीत युद्ध का दौर, तो उसे समझते हैं कि भाई शीत युद्ध है क्या। देखिए, शीत युद्ध जो है, हम शीत युद्ध मतलब समझ सकते हैं कोल्ड वार, जो युद्ध होने के कगार पर था, लेकिन युद्ध क्या होता है पूरी तरह से ठंडा पड़ जाता है। तो इस युद्ध को समझने के लिए सबसे पहले हम समझेंगे कि भाई शीत युद्ध कैसे पनपा, शीत युद्ध होने के क्या कारण थे, उनको हम स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था और सेकंड वर्ल्ड वार हुआ था, तो उनसे क्या सिचुएशन पैदा हुई है शीत युद्ध के लिए। तो देखिए, फर्स्ट वर्ल्ड वार जो था उसकी डेट याद रखना, जो 1914 से 1918 के बीच हुआ। इसके अंदर जो है युद्ध में आपको ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना। जो हमारा जो शीत युद्ध के दौर शुरू होता है वो सेकंड वर्ल्ड वार के बाद शुरू होता है। ये तो हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वार हो गया, लेकिन सेकंड वर्ल्ड वार जो शुरू होता है, हमारा द्वितीय विश्व युद्ध, वो होता है हमारा 1939 से 1945 के बीच में। तो जो मेन चीज़ समझने वाली बात है इसके अंदर कि जो ये युद्ध होता है फर्स्ट वर्ल्ड वार, तो ये देशों को, पूरी दुनिया को दो ध्रुवों में बदल देता है, जिन्हें हम कह सकते हैं मित्र राष्ट्र और दूरी राष्ट्र। इन दोनों देशों के, इन दोनों राष्ट्रों में युद्ध होता है। अब देखो, मित्र राष्ट्र और दूरी राष्ट्र दोनों के बीच में युद्ध होता है, वो सेकेंड वर्ल्ड वार कहा जाता है। अब मित्र राष्ट्र में कौन से देश थे और धुरी राष्ट्र में कौन से देश थे, अब ये भी समझना ज़रूरी है। देखिए, जो धुरी राष्ट्र था, धुरी राष्ट्र का जो नेतृत्व किया था वो जर्मनी ने किया था, जिसमें ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली शामिल थे। और जो हमारा ये आता है मित्र राष्ट्र है, मित्र राष्ट्र के अंदर हम समझ सकते हैं कि इंग्लैंड, जापान और अमेरिका जैसे फ्रांस देश शामिल थे। इन दोनों देशों के बीच में ये युद्ध हुआ था। अब ये सेकेंड वर्ल्ड वार युद्ध ख़त्म होने के बाद ही जो कुछ महाशक्तियाँ इसमें से रह गई थीं, उन्हीं देशों के बीच में शुरुआत हुआ शीत युद्ध का दौर। वहीं से देशों के बीच में मनमुटाव पैदा होना शुरू हो चुका था। इसी को हम शीत युद्ध कहते हैं। अब ये शीत युद्ध तनाव था, या एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या थी, या एक दूसरे के प्रति दुश्मनी थी। अब उस चीज़ को हम समझेंगे जिसे बातचीत के द्वारा सुलझाया गया था। तो सबसे पहले देखिए, जो वर्ल्ड था हमारा, जो हमारे वर्ल्ड था, तो इसको जब शीत युद्ध शुरू हुआ तो इसको एक तरीके से दो भागों में बांट दिया गया, दो भागों में बांट दिया गया था। जिस कारण आप समझोगे कि जो दो भागों में बटा था कि ये दो विचारधाराओं के बीच में था। दो कौन कौन सी विचारधाराएं थीं उनको हम अभी समझेंगे। आप अभी देखो, इसके अंदर मेन चीज़ समझने वाली बात है कि विश्व को दो भागों में बांट दिया गया है। तो अब ये विश्व को दो भागों में बांट दिया गया। अब ये जो घटना होती है 1961 में होती है, जो जर्मनी को दो भागों में बांट देता है, यानी जर्मनी का दो भागों में विभाजन होता है। जर्मनी का दो भागों में विभाजन होता है, वो होता है बर्लिन की दीवार। जैसा कि आपने पढ़ा होगा, 1961 में बर्लिन की दीवार खींच दी जाती है जर्मनी के बीचों बीच में, जो दो भागों में डिवाइड हो जाता है, मतलब दो भागों में बट जाता है, जिसमें एक तरफ होता है साम्यवाद और एक तरफ होता है पूंजीवाद। तो इस तरफ थे पूंजीवाद और इस तरफ थे साम्यवाद। तो अब पूंजीवाद और साम्यवाद दोनों के बीच में ही ये एक तनावपूर्ण युद्ध था। अब इसको पूर्ण रूप से युद्ध नहीं कह सकते क्योंकि ये शीत युद्ध था। अब यहाँ समझो कि जो इसमें जर्मन था, जर्मन का दो भागों में डिवीज़न हो गया, मतलब दो भागों में बट गया था। तो एक तरफ तो साम्यवादी, मतलब पूर्वी जर्मनी का नेतृत्व किसने करा? साम्यवाद ने। साम्यवाद का नेतृत्व कौन कर रहा था? इसका नेतृत्व कर रहे थे सोवियत संघ। और पूंजीवादी का नेतृत्व कौन कर रहा था? संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसे हम यूएसए बोलते हैं। और साम्यवाद का नेतृत्व कर रहा था सोवियत संघ। इस चीज़ को आप याद रखना।
अब जो साम्यवाद था उसने अपने क्षेत्र को यानी बढ़ाने के लिए शुरू कर दिया, मतलब जिसे हम विस्तारवादी नीति कहते हैं। तो साम्यवाद ने अपना विस्तारवादी नीति कायम रखी और पूंजीवाद ने भी अपनी विस्तारवादी नीति कायम रखी। अब इस तरीके से जो जर्मन था वो दो भागों में डिवाइड हो गया, मतलब एक तरफ साम्यवाद आ गया और एक तरफ पूंजीवाद। अब इसी समय क्या होते हैं, अपने एरिया को बढ़ाना शुरू कर देते हैं। अब मेन बात आती है इसके अंदर कि ये एक दूसरे के क्षेत्र को बढ़ावा क्यों दे रहे थे, क्योंकि इनका मकसद था कि भाई अगर ये छोटे देशों के अंदर, क्योंकि यहाँ पर जो थे इनके अंदर कुछ छोटे देश भी थे, यानी कि इन्हें विकासशील देश कह सकते हैं, कुछ विकसित देश भी थे। अब दोनों देश एक दूसरे पर दबाव जमाने के लिए या प्रभाव जमाने के लिए उन्होंने शुरुआत कर दी, अपने सैन्य संगठन बनाने शुरू करे। सैन्य संगठन जो बनाने शुरू किए दोनों देशों ने, मतलब दोनों संगठनों ने सैन्य संगठन बनाने शुरू करें। सैन्य संगठन बनाने का उद्देश्य यही था इनका कि वे किसी भी तरीके से अपने प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाया जा सके और विस्तारवादी नीति को कायम रखा जा सके। लेकिन ये दोनों जो गुट थे, ये दोनों साम्यवादी और पूंजीवादी विचारधारा थी, ये इन दोनों का आगे चलकर कितना बड़ा नुकसान होगा इस बारे में इन्होंने कल्पना भी नहीं करी थी। लेकिन वो आगे चलकर फिर भी कल्पना करते हैं जब क्यूबा मिसाइल संकट होता है। तो देखो इसी समय दो घटनाएं और घटती हैं यहाँ पर, जिसमें हम कोरिया युद्ध कह सकते हैं और एक दूसरा क्यूबा मिसाइल संकट। तो यहीं पर देखो हमारा पास में यहाँ कोरिया पड़ता है, तो हमारा जो पड़ता है पूर्वी पूर्वी भारत पूर्वी मतलब पूर्वी विश्व जो है हमारा इस तरफ पड़ता है। अब यहाँ पर जो हमारा कोरिया था, कोरिया डिवाइड हो गया दो पार्ट्स में, जिसके अंदर जो यूएसए था, यूएसए आ गया यहाँ पर साउथ कोरिया में, और नॉर्थ कोरिया में हमारा आ गया ये रूस, मतलब साम्यवादी जो सोवियत संघ था। अब दोनों ने एक दूसरे को सहायता करनी शुरू कर दी, मतलब जो सोवियत संघ था वो उत्तरी कोरिया की मदद कर रहा था, और जो पूंजीवाद था वो दक्षिणी कोरिया की मदद कर रहा था। तो इस तरह दोनों के बीच में क्या हुए, यानी गुट में एक तरीके से कूटनीति आ गई, उनके बीच में दबाव बनने लगा। दोनों के बीच में इस प्रकार की जो ईर्ष्या थी इस प्रकार पैदा हो गई कि दोनों देश एक दूसरे के विरुद्ध में आ गए। ऐसा क्यों हो रहा था, क्योंकि भाई जो सोवियत संघ था वह चाहता था कि अगर हम इसकी मदद करेंगे तो हो सकता है कि भाई ये हमारी सहायता करे, हम यहाँ पर इन छोटे देशों में जाकर हम दुश्मन देश की जासूसी कर सकते हैं। आपका इसी तरीके से एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी आता है कि जो छोटे देश हैं उन पर विकसित देश या फिर दूसरे जो गुट थे वो उन पर उनसे संबंध क्यों बनाते हैं। उसका रीज़न यही था कि यहाँ पर ये अपने आसानी से सैन्य संगठन बनाकर दुश्मन देशों की जासूसी कर सकते थे। इन क्वेश्चनों को हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को भी साथ में रिवाइज करेंगे। अभी ये चैप्टर है हमारा, इसका हम इंट्रो पढ़ रहे हैं, इसको ध्यान से समझो अभी। अब सैन्य संगठनों में इसमें क्या क्या आता है हमारा, पहला आता है नाटो, फिर हमारा आता है सीटो, सेंटो। ये हमारे तीन जो थे संगठन थे, और ये तीनों संगठन यूएसए के थे, अमेरिका के। अब इन तीनों को बनाया गया था, अब देखो नाटो जो था 1949 में बनाया गया था, इसकी डेट आपको याद रखनी है। और जो सीटो था, सीटो को बनाया गया था 1954 में, 1954 में। और जो देख सकते हो सेंटो था, इसे 1955 में बनाया गया था। अब देखो इनकी फुल फॉर्म भी एग्ज़ाम में आ जाती है। जो नाटो है इसकी फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, सीटो की फुल फॉर्म हम कह सकते हैं सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और जो सेंटो है सेंटो की है सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और सीटो की जो है वो साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसको डाउट क्लियर कर लेना। अब नाटो, सीटो, सेंटो, इन तीनों का ही महत्वपूर्ण उद्देश्य था अपने विस्तार को बढ़ावा देना, यानी इनकी विस्तारवादी नीति को बढ़ाकर रखना, इनका तीनों का मेन उद्देश्य था। लेकिन वहीं पर नाटो के विरुद्ध में एक वार्सा पैक्ट आता है। जो वार्सा पैक्ट था, मतलब वार्सा पैक्ट,
ये बनाया गया था 1955 में, वार्सा पैक्ट बनाया गया था। ये सोवियत संघ के द्वारा बनाया गया था। इनके अंदर जो थे, जो सोवियत संघ के गुट में थे जो देश, वो शामिल थे। देखो, नाटो नाटो का जो मेन उद्देश्य था, सीटों का उद्देश्य था, इन तीनों का उद्देश्य याद रखना इनका था कि जो पूर्वी साम्यवाद का जो विस्तार था उसको पूंजीवादी का रोकने का उद्देश्य था कि भाई इनके इस विस्तारवाद को कैसे भी करके रोका जा सके। दूसरी चीज़ अब हम समझेंगे, ये हो गए। अब यहीं पर एक जो पनपती है, जो दूसरी चीज़ें या दूसरी घटनाएं, वो तो मैंने कोरिया युद्ध बता दिया। अब दूसरी कुछ घटनाएं, एक घटना और घटती है यहीं पर, एक जिसे हम कह सकते हैं, वो यहाँ पर एक छोटा सा द्वीप है जिसका नाम है क्यूबा। यानी कि यहाँ अमेरिका के इस एरिया में एक छोटा सा द्वीप पड़ता है। तो जो छोटा सा द्वीप है वो कहने में तो छोटा है, पर उसमें भी बहुत बड़ी घटना घटी है जिस कारण शीत युद्ध को पूरी तरीके से पनपने में सहायता मिली। अब उसको समझते हैं हम किस तरीके से ये घटना घटी है। तो देखिए, क्यूबा की बात करते हैं। 1961 में क्यूबा मिसाइल संकट होता है। ये किस तरीके से होता है? अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आप समझ सकते हो कि जो क्यूबा है वो पड़ता तो है साउथ अमेरिका के, साउथ अमेरिका में ही एक छोटा सा आइलैंड है। अब ये अमेरिका के अंडर में ही आता है, लेकिन जो इस पर जो प्रभाव है वो पूरी तरीके से साम्यवाद का है, यानी कि सोवियत संघ का। सोवियत संघ ने हमेशा इसको अपनी सहायता प्रदान की हर तरीके की, लेकिन फिर भी भाई साम्यवाद जो था वो इस बात से पूरी तरीके से सुनिश्चित नहीं था। मतलब उसे इस बात से पूरी तरीके से डर था कि भाई हम उसको सहायता तो दे रहे हैं, लेकिन हो सकता है वो अमेरिका के साथ भी मिल सकता है, या अमेरिका किसी भी प्रकार से उसे अपने साथ मिला ले। तो साम्यवाद था, तो पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं था इस बारे में। तो इसलिए साम्यवाद क्या करता है, यानी सोवियत संघ, जो सोवियत संघ के उस समय जो नेता होते हैं, महत्वपूर्ण नेता जिनके बारे में आपने पढ़ा होगा, उनका नाम क्या था? जैसा कि आपको पता है कि उस समय जो अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे? जॉन एफ कैनेडी। और जो सोवियत संघ के जो नेता थे उनका नाम जी, उनका नाम था निकिता ख्रुश्चेव। अब निकिता ख्रुश्चेव जो थे, अब उन्हें यकीन था इस चीज़ का कि कैसे भी करके हमें वहाँ पर सैनिक ठिकाने अपने स्थापित कर देने चाहिए, क्योंकि इन्हें संतुष्टि नहीं थी इस बात की कि हम सहायता तो कर रहे हैं लेकिन हो सकता है वो अमेरिका के साथ मिल जाए। इसलिए यहाँ पर क्या करते हैं, वो सैन्य ठिकाने अपने स्थापित करते हैं। सैन्य ठिकाने, अब जो सैन्य ठिकाने स्थापित किए जाते हैं, अब उसके बाद देखो क्या होता है कि भाई यहाँ पर तो सैन्य ठिकाने स्थापित कर दिए जाते हैं। एक तरीके से मान लो ये इस तरह की घटना होती है कि अमेरिका पहली बार किसी देश के निशाने पर आया हो जिसने यहाँ पर सैन्य ठिकाने स्थापित करे हों। ये पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी ने भाई इस तरीके से अमेरिका के साथ अपने लड़ाकू बेड़े यहाँ पर भेजे हों। तो अमेरिका के अंदर पूरी तरीके से हलचल मच जाती है पूरे अमेरिका में, जिस कारण अमेरिका क्या करता है, जो वहाँ के जो राष्ट्रपति थे जॉन एफ कैनेडी, वो अपने सैन्य बेड़ों को इनके साम्यवाद के या सोवियत संघ के जो सेना थी उनको पीछे ही करने के लिए, उन्हें रोकने के लिए अपनी सेना को आदेश देते हैं। कौन? जॉन एफ कैनेडी। तो यहाँ पर दोनों देशों के बीच में स्थिति बनती है कि कैसे भी करके अगर हम युद्ध करते हैं तो हो सकता है कि भाई दोनों पक्षों को ही हानि उठानी पड़े। तो इसीलिए दोनों देशों निर्णय लेते हैं कि भाई हम एक दूसरे का युद्ध ना करें और अपने बेड़ों को पीछे हटा लें। तो सोवियत संघ ने भी अपने बेड़ों को पीछे हटा लिया और धीमी गति कर ली, इसी तरीके से पूंजीवादियों ने भी। तो इस तरह ये युद्ध तो यहाँ पर जो था क्यूबा मिसाइल संकट था, ये युद्ध में तब्दील होने से बच गया। दूसरी चीज़ यहाँ समझने वाली चीज़ है कि जो सैन्य ठिकाने थे वो पूरी तरीके से यहाँ से हटा लिए गए थे। अब यहाँ से युद्ध तो कमज़ोर हुआ, युद्ध नहीं हुआ। और दूसरी चीज़ जो ये समझने वाली बात है कि यहाँ पर कौन सी स्थिति पैदा हुई जिसका इन्होंने ऐसा सोचा। यहाँ स्थिति जो पैदा होती है वो होती है अपरोध की स्थिति। एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं अपरोध से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, अपरोध का मतलब होता है कि अगर देशों के बीच में अगर उन्हें लगता है कि अगर हम युद्ध करते हैं दोनों देश की ही संसाधन संपत्ति को हानि होगा और विजेता कोई भी उभर नहीं आएगा, तो हम उसे अपरोध कहते हैं। तो ये आप समझ चुके होंगे। तो यहीं से शीत युद्ध की शुरुआत मानी गई है।
कहाँ से? क्यूबा मिसाइल संकट से। अब भाई क्यूबा मिसाइल संकट तो पूरा हो गया। अब इसके बाद जो बात आती है कि भाई कुछ देश इसके अंदर जो शामिल होते जा रहे थे, साम्यवाद भाई अपनी विस्तारवादी नीति अपना रहा था, पूंजीवाद अपनी विस्तारवादी नीति अपना रहा था। तो कुछ देश ऐसे भी थे जो देश नहीं चाहते थे कि हम किसी भी गुट के साथ ना मिलें। उसमें ही हमारा एक देश भारत भी आता है। भारत ने चाहा कि हम किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि भारत को इस चीज़ का पहले से ही अंदाज़ा था कि हम पहले ही अभी अभी एक दूसरे एक तो लड़कर हम अभी बाहर निकले हैं, किससे? अपनी गुलामी से, यानी जो औपनिवेश थे उसको इन्होंने उससे बाहर निकले हैं। यानी कई कई देश प्रेमी या देशभक्त थे, उनकी बलिदान देकर भारत ने इतनी आज़ादी हासिल करी थी। तो भारत नहीं चाहता था कि दोबारा से हम किसी गुट में शामिल होकर अपनी स्थिति पहले जैसी कर लें। तो भारत ने इससे अलग रखने के लिए अपने आप को क्या करा? अपने अपने लिए बनाया गुटनिरपेक्ष। तो भारत ने गुटनिरपेक्ष बनाया, ठीक है।